नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का सबसे खास शो इलेक्शन एक्सप्रेस, जो कि राजस्थान में है इस वक्त और राजस्थान के भरतपुर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम राजस्थान के अलग अलग जिलों में जाएंगे, राजस्थान का सियासी तापमान मापेंगे। भरतपुर का सियासी तापमान क्या है, भरतपुर का सियासी मिजाज क्या है, यहाँ के वोटरों का मिजाज क्या है, ये हम माप रहे हैं। लोगों से उनके मुद्दे समझ रहे हैं, समस्याएं जान रहे हैं। और आज इलेक्शन एक्सप्रेस इस खास शो में हम सीधे सवाल जवाब जनता और उन नेताओं के बीच करवाएंगे। जनता के जो सवाल हैं उनके जवाब सीधे वो नेता देंगे जो इस बार सपने दिखा रहे हैं, फिर से चुनाव में वादे कर रहे हैं कि हम फिर से आपके लिए सुरक्षा की बात करेंगे, हम आपके लिए फिर से रोजगार की बात करेंगे। तो अब तक क्या हुआ, पुराने वादों का क्या हुआ, ये हिसाब किताब। ये एक तरफ आप देख सकते हैं भरतपुर की ये तमाम वो जनता और वो जो सवाल पूछेगी, और साथ ही हमारे साथ इधर भी वो भरतपुर की जनता जो सवाल पूछेगी। लेकिन हमारे साथ वो जो तमाम नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, वो भी मौजूद हैं और उनसे एक बार परिचय करवा दें। बीजेपी से कौन है, कांग्रेस से कौन है, जेजेपी से कौन है। सबसे पहले आप बीजेपी से आप हैं। ब्रजेश अग्रवाल बीजेपी से। ब्रजेश अग्रवाल जिला महामंत्री। आप? डॉक्टर मोहन सिंह चौधरी, मैं जेजेपी से हूँ। ठीक है। मोहन सिंह चौधरी आप? गिरधारी तिवाड़ी बीजेपी। आप? इंद्रजीत भारद्वाज कांग्रेस। अच्छा, आप? धीरेन्द्र पाल सिंह बिल्लू बीजेपी। ठीक है। बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी। सबसे पहले मैं सवाल लूंगा जनता से, यहां भरतपुर में सबसे बड़े मुद्दे। सबसे बड़ा मुद्दा है भरतपुर में विकास का। पिछले 5 साल में जितने सरकार ने वादे किए, उन वादों पर सरकार 1% भी खरी नहीं उतरी। आज भरतपुर में सबसे बड़ी समस्या है सड़कों की और जल निकासी की। ठीक है, सड़कों जल निकासी आपके नजर में कौन सा सबसे बड़ा? सुजान गंगा सबसे बड़ा मुद्दा है, जो गंदी पड़ी है वहाँ पे, उसकी सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है भरतपुर का। सुजान गंगा के नहर जो है। ठीक है। आप? गुंडागर्दी जो शहर में बढ़ रही है दिनों दिन, और व्यवस्था जो चौपट हुई रखी है। लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल कान लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर। ये जो सुजान गंगा नहर है, इसमें आज भी इसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है और ना इसकी क्या बाढ़बंदी या कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं कराएगी। आज में एक बच्चे की मौत हुई है यहाँ पे और आए दिन ये घटना होती रहती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। बताइए बताइए, आप बताइए, आगे आकर बताइए। हमारे यहाँ गांव में शिकायत है कि नालियाँ साफ नहीं होती और गंदा पानी भरा रहता है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। हमारे भरतपुर में युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है रीट में, किसानों के साथ जो सैकड़ों बीघा ज़मीन में 2 वर्ष से पानी भरा हुआ है, उसके साथ जो 5 फैक्ट्रियां थी विकास के नाम पे, जहां भरतपुर फलता फूलता था, उनकी ज़मीनों को बेच दिया गया, सरकारी ज़मीनों को बेच दिया गया, कब्रिस्तानों को बेच दिया गया, फर्जी पट्टे बना के। यहाँ के नेता जो हैं, यहाँ के विधायक जो हैं, उन्होंने सुनिश्चित तरीके से टीमें गठित की हुई हैं। कुछ भूमाफियाओं की टीम है, कुछ निर्माण माफियाओं की टीम है, कुछ जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं उनसे उगाही का कार्य करते हैं। इस तरह का यहाँ व्यवस्था बनाई हुई है। जो युवाओं को रोजगार देना चाहिए, भत्ता देना चाहिए, वो उसकी व्यवस्था नहीं है। जल्दी सब मुद्दा आपकी नजर में। रोजगार। आप? मुद्दे कई हैं। पहला तो रोजगार है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है, सरेआम गोलियां चलती हैं, एक तरह से बिहार का नज़ारा होता है। तीसरा है रोडों का, जितनी भी रोड हैं सब खुदी पड़ी हैं। चौथा है सीवरेज का, सीवरेज को 20 साल हो गए पर अभी तक वो सही चालू नहीं। लॉ एंड ऑर्डर, रोजगार और सीवरेज। आप? सुजान गंगा नहर जो सुसाइड पॉइंट बन चुकी है, जिसमें कि डेली की डेली मृत्यु होती है, आत्महत्या का पॉइंट बन चुका है। इसके जीर्णोद्धार के लिए आज तक सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे हम लोग। लॉ एंड ऑर्डर। आप? बेरोजगारी। बेरोजगारी। लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी। आप? बेरोजगारी ज्यादा है सर। बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी ज्यादा। चलिए, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर और जो यहाँ पर सुजान गंगा नहर है उसकी साफ सफाई और ड्रेनेज की समस्या और सड़कों में गड्ढे। विधायक यहाँ पर कांग्रेस के ही हैं, मंत्री भी हैं, यहाँ से 5 मंत्री हैं गहलोत सरकार में, और कांग्रेस का ये गढ़ अब तक रहा है। 7 विधानसभा क्षेत्र हैं भरतपुर में, और भरतपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र में 2 पर बीएसपी का कब्जा था, वो भी कांग्रेस में चले गए। तो सवाल है कि मंत्रियों के रहते हुए भी अगर इतनी समस्या है तो क्यों? जहां
जो शहर की हमारी जो समस्या है या जिले की जो बेरोजगारी की समस्या की बात है, मैं सबसे पहले तो एक कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के द्वारा जो श्रम विभाग का कानून जो बनाया गया है, उस श्रम विभाग के कानून के अंतर्गत जो फैक्ट्रियां जो संचालित होती थी, जहां श्रमिकों को रोजगार जो मिलता था, उनको एक ठेकेदारी प्रथा पर डालकर इन्होंने बेरोजगारी का फैक्ट्रियां क्यों बंद? हाँ, फैक्ट्रियां बंद होने का मैं कारण बताता हूँ कि यहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स नहीं चाहती कि यहाँ के उद्योग धंधे चलें। पॉलिटिक्स चलाने वाली तो कांग्रेस और बीजेपी ही है। यस, मैं इसका उदाहरण देता हूँ कि 5-3-8-2000 का श्रमिकों का समझौता हुआ, वो बीजेपी के कार्यकाल में हुआ, और बीजेपी के कार्यकाल में समझौता ऐसा हुआ कि 1669 श्रमिकों को उस फैक्ट्री से निकाल दिया और दूसरे फैक्ट्री संचालक को उस फैक्ट्री को बिकवा दिया गया। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन? उस समय की सरकार ने जिस तरह से फैक्ट्री का बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी ने उन फैक्ट्री को वापस चालू कराया, कारण कोई और थे। इन्होंने तो जमीन बेची है, कांग्रेस ने आज वो चलता हुआ विद्यालय तोड़ा और उसकी जमीन को बेच के कह रही है फैक्ट्री चालू कराया। आपने क्या कहा? बीजेपी बंद करवाई। यस, 5-3-8 आप उठा लीजिए। सच कौन बोल रहा है? सच कौन बोल रहा है बताइए आप लोग। कौन बोल रहा है सच? बीजेपी के राज में जो पहले फैक्ट्री बंद थी, सिमको बैगन फैक्ट्री, वो निश्चित रूप से चालू हुई, लेकिन वर्तमान जो सरकार के राज में उस फैक्ट्री को बंद करके उसकी जो जमीन थी उसको खुर्द-बुर्द किया गया। जहां वो संचालित गरीब बच्चों के लिए संचालित विद्यालय था, उसको भी तोड़ा गया और भूमाफिया से मिलकर उसकी जो जमीन थी उसको भी बेचने का प्रयास किया गया। सच किसको पता है? देखिए सुनिए, मैं कहता हूँ परफेक्ट पोल्ट्री उन 5 फैक्ट्रियों में से एक थी। मंत्री जी के मिलने वाले चहेतों ने प्रशासन से मंजूरी लगी, 1 रुपए में जमीन दी हुई थी उद्योगों के लिए, रोजगार सृजन के लिए, उसको आवासीय में करके गोदाम बना दिए गए। ये कांग्रेस वाले जवाब दें इस बार। जवाब दीजिए। परफेक्ट फैक्ट्री का जो फ्री होल्ड करने का सिलसिला चला वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से चला था। गलत है। अब सुनिए, मैं आज डेटा में अगर लाया नहीं होगा, डेटा लाता, मैं रिकॉर्ड लाता तो उसी समय से संचालित है। जहां डालमिया डेयरी का मामला है वो भी ऐसा है, स्टील यार्ड का भी मामला है वो भी ऐसा है। मंत्री को पार्टनरशिप चाहिए, मंत्री की पार्टनरशिप जिनमें होगी वो काम चालू रहेंगे, बाकी बंद हो जाएंगे। यहाँ ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी। इतने बीजेपी वाले तो बीच में आए थे ना? नहीं, बीजेपी पर बीजेपी वालों ने क्यों नहीं कुछ? तो ठेकेदार को टेंडर करवाए थे। 20 साल से फैक्ट्रियां बंद हैं, बीच में बीजेपी कांग्रेस बीजेपी के राज में ही चालू हुई थी। अब स्थिति ये है, मंत्री की जिनमें पार्टनरशिप होगी वही चालू होंगी। भाई कुछ युवा हैं, बताइए आप लोगों को फैक्ट्रियां चालू होती, रोजगार मिलता? बिल्कुल मिलता है रोजगार। इसका तो ये नेता ही हैं, इनको सब कमीशन चाहिए। कंपनी चालू करेंगे तो पहले हमारे लिए कमीशन लाओ। बीजेपी वाले कांग्रेस वाले बीजेपी। अब इसका तो मुझे पता नहीं कि किसकी वजह से है। मेन चीज तो यही है कि अगर कंपनी हमारे भरतपुर में आएंगे तो पहले कमीशन चाहिए, कोई भी नेता हो। तो कंपनी इसलिए चालू नहीं होती है, नेता नहीं। बीजेपी कांग्रेस का जो खेल है क्या है? कमीशन के लिए बीजेपी और कांग्रेस सब दोनों ही सर बराबर हैं, क्योंकि देखो इससे पहले बीजेपी थी, उसने भी चालू नहीं की फैक्ट्री जब भी बंद थी, फैक्ट्री अभी बंद है, दोनों ही बराबर। का नाम क्या है? भानु प्रकाश जी, ये सही। आप ऐसे ही युवा जो है ना, सियासत से ऊपर उठकर जवाब दे रहे हैं। मुझे बताइए कुछ और युवा है? आ जाओ। रोजगार, आपके रोजगार की बात हो रही है, फैक्ट्रियों की बात हो रही है। बाबू आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करके नौकरी करनी है यहीं पर? यहाँ करनी है, पर यहाँ नौकरी है ही नहीं। यहाँ नहीं करनी है तो फिर यहाँ जो फैक्ट्रियाँ थी वो बंद हो गई, किसने बंद की? कांग्रेस सरकार ने बंद करी। बीजेपी सरकार में फैक्ट्रियाँ चालू थी। अच्छा। रिको इंडस्ट्री भी बंद कर दी। अब ये आरोप प्रत्यारोप, मुझे लगता है कि देखिए एक युवा आपसे उम्मीद भरी नजरों से, अब आप इधर गेंद फेंक रहे हो, कांग्रेस वाले बीजेपी को फेंक रहे हैं। मुझे लगता है आप दोनों ये क्यों नहीं कहते कि हाँ राजनीति के कारण ये फैक्ट्रियां बंद हुई? सिमको फैक्ट्री जो बंद हुई उसको डॉक्टर दिगंबर सिंह जी ने टीटागढ़ फैक्ट्री, बैगन फैक्ट्री के नाम से दोबारा चालू कराया, वापस रोजगार होना शुरू किया। लेकिन आज के मौजूदा मंत्री ने निजी लाभ के लिए विद्यालय तोड़ा, जमीन बेची और इतना भ्रष्टाचार किया, सबको बेरोजगार और बच्चों को भी ख्याल नहीं किया। जो बच्चे पढ़ते थे उनके परिवारों का क्या होगा, उसमें रहने वाले लेबर रहती थी। कांग्रेस से अलग जेजेपी का क्या रुख है? जेजेपी का रुख ये है कि जैसे हरियाणा में हम लोगों ने बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चालू की हैं, जिसमें 13 से 14 हज़ार वर्करों को रोजगार मिला है। दूसरे पेंशन स्कीम, राजस्थान सरकार आज जो कांग्रेस में है ये 1000 रुपये देते हैं बुजुर्ग को, जबकि वहाँ उसका 2750 रुपये दिया जाता है। तीसरी स्थिति, किसानों की जो कृषि उपज है
उसके अंदर जो हरियाणा के अंदर 2 दिन से अधिक 48 घंटे से अधिक में अगर किसान को पेमेंट नहीं मिलेगा तो 9% का ब्याज सहित उसको पैसा मिलेगा जुड़ करके, चाहे उसको पैसा 5 दिन मिले या 6 दिन मिले। जो राजस्थान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरी स्थिति, डीजल और पेट्रोल पे हरियाणा के अंदर सारे वाहन जो जाते हैं हम हरियाणा में फुल कराते हैं, हरियाणा से भर के लेकर आते हैं। जो वेट का जो डिस्क्रिपेंसी है राजस्थान के अंदर, और दोनों ही सरकार, ये बीजेपी और जेजेपी या अपने कांग्रेस वाले, दोनों ही सरकार ये लेके चलती हैं, हायर वेट लेवल पर चलाती हैं। तो दोनों बॉर्डरों के जो गुजरात बॉर्डर है वहाँ भी पेट्रोल पंप हमारे खाली रहते हैं। हरियाणा में हो रहा है लेकिन राजस्थान के भरतपुर में क्यों नहीं हो रहा? राजस्थान में हम जेजेपी क्या करेगी? जेजेपी वही करेगी जो हरियाणा में कर रही है, के साथ मिलकर बीजेपी के साथ आएंगे, पर हमारा मिनिमम जो प्रोग्राम होगा वो होगा। चलिए बीजेपी के साथ आएंगे, बीजेपी के साथ फैक्ट्री लगाएंगे। चलिए रोजगार की बात की, यहाँ एक और बड़ा मुद्दा और सड़कों का बड़ा मुद्दा, ड्रेनेज का बड़ा मुद्दा, सुजानगंगा नहर की साफ सफाई का, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आते हैं, खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है। हमने कुछ महिलाओं से बात भी की, यहाँ कहना है कि साहब आपको कब गोली मार दे, कब छिनैती हो जाए पता नहीं। महिलाएं कुछ है, आप बताइए, महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। प्रत्याशी हूँ। अच्छा सर, मैं बीजेपी से प्रत्याशी हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की युवा, नाम क्या हुआ? डॉक्टर रितु चौधरी। अच्छा जी, मैं हॉस्पिटल संचालित करती हूँ और राजनीति में आने का कारण सबसे बड़ा मेरा यही रहा है कि आज का जो युवा वर्ग है वो बहुत भटक चुका है और उसके भटकने का मेन कारण है बेरोजगारी। तो हमारी जो केंद्र सरकार की, जिसने चंद्रयान 3 के द्वारा शिव शक्ति पॉइंट तक बना दिए हैं चंद्रमा पर, और रोवर हमारे भारत देश के पद चिन्हों को वहाँ छोड़ता जा रहा है, तो मेरे युवाओं से ये आग्रह है कि हमें भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ पेट भरने के लिए तो दूसरा हाथ देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं उस संस्कृति को बचाने के लिए, वो सारी चीज़ें आगे लाने के लिए मैं आज बीजेपी की तरफ से अपने आप को एक उम्मीद। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। महिलाएं, अब भरतपुर की महिलाएं कहती हैं कि साहब बीजेपी को भी हमने देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, सब आते हैं बात करते हैं, गुंडागर्दी यहाँ थमती नहीं। जब तक एक महिला खुद नहीं आएगी, एक माँ बनकर और एक बेटी बनकर। की सांसद तो महिला है ही बीजेपी की। मैं उनके बारे में नहीं कह सकती, लेकिन मैं एक शिक्षित नारी हूँ और मैं हर चीज को समानता और ज्ञान से। जिम्मेदार कौन है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्या मानती है? जिम्मेदार कौन है? महिलाओं की सुरक्षा अगर नहीं हो पा रही, पुलिस नहीं कर पा रही, आज की सरकार है। बताइए। ऐसा है कि जो अपराध की दृष्टि से अगर देखें, ठीक है, आज भरतपुर जिले की सीमाएं हरियाणा, यूपी, एमपी, जो भी सीमाएं, इनसे जुड़ा हुआ एक जिला है जहां हर प्रदेश से अपराधी आते हैं। लेकिन अब भी आपने देखा होगा जिस प्रकार की गोलियां भरतपुर के अंदर चली, पुलिस ने जिस तत्परता से उन बदमाशों को घेरा, उनको साइड पर पकड़ा गया और जो कानून की कार्रवाई की गई, आज भरतपुर के अंदर बदमाशों का इकबाल है। कोई कानून का इकबाल नहीं है। सरेआम मर्डर हुए, 10 मर्डर भरतपुर की सड़कों पे हुए हैं। डॉक्टर दंपत्ति को मार दिया गया, कुलदीप जगीना को मार दिया गया, कृपाल जगीना को कार्रवाई कर रही है कांग्रेस नहीं। अभी आप देखिए एसपी साहब मृदुल कच्छावा जी ने, जितने भी लोगों ने गोलीकांड किए, भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा ये लंबी क्या, 3 स्टेट जो है हमारे क्रिमिनल स्टेट हैं, हरियाणा है, एमपी है, मतलब एक मर्डर तो पुलिस के बीच में हुआ, कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में हुआ। कस्टडी में आपके 6 चालानी गाड़ियों पे AK-47 थी, उसके बीच में बस में आदमी को मार दिया गया। आप कहते हैं कार्रवाई, ये क्या कार्रवाई है? तो कानून की व्यवस्था के हिसाब से जो पुलिस को करना चाहिए वो किया, और राजस्थान सरकार ने जितना तत्परता से जो काम किया, अपराधियों को जितना धरपकड़ उनको करनी थी, उन्होंने धरपकड़, उन्होंने कानूनी व्यवस्था की। बिल्कुल कानून का इकबाल खत्म हो गया है। पुलिस मंत्रियों की सुरक्षा के लिए भरतपुर में 7 विधायकों में से 6 मंत्री हैं, उसके बावजूद भी सारा मंत्रियों की सुरक्षा में पुलिस लगी हुई है। पुलिस को खस्सी कर दिया गया, मतलब पुलिस को काम की नहीं रही सारे सिस्टम में। मुझे ऐसा लगता है कि एक दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पांछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यहाँ तो भरतपुर में ये वाली व्यवस्था है कि सब भगवान पे छोड़ दो, देखा जाएगा जो होगा। सरकार नहीं है क्या? नहीं, मैं ये पूछता हूँ विपक्ष ने क्या भूमिका रही, विपक्ष की क्या भूमिका रही? कानून व्यवस्था बिगड़ी तो विपक्ष कहाँ था? शहर को लूटा गया तो विपक्ष कहाँ था? पुलिस विपक्ष संभालती है क्या? मैं ये नहीं कह सकता विपक्ष की क्या भूमिका। कंट्रोल किसका है? विपक्ष ने आज चुनाव आया है, विपक्ष का चुनाव आया है, तब इस कानून की व्यवस्था की बात कर। बाजार में सड़क पे बैठ के दिन दहाड़े 11 बजे गोली चलाई और बाजार के बीच सड़क पे विपक्ष बैठा, तभी जाके पुलिस एक्शन में आई। 8
महीना से नगर निगम की बैठक, आपका मेयर है, आपकी सरकार है, आपका मंत्री है, हर बार पूरे पार्षदों द्वारा 45 और 50 पार्षदों द्वारा मांग की गई, आपको लिखित में लेटर दिया गया, आपने अखबारों में मेयर साहब द्वारा आश्वासन दिया गया था 10 दिन के अंदर बैठक बुला लेंगे। आज 3 महीने निकल चुके हैं, अभी भी बैठक नहीं हुई। चुनाव क्या व्यवस्था सरकार है इनकी? पिछले साल में जितने भी इनके विधायक थे सभी मंत्री थे यहाँ के भरतपुर के, और उनका कंट्रोल प्रशासन पे इतना ज्यादा था कि उनके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। ऐसा क्यों है कि मैं आपको एक घटना बताता हूँ, अभी हमारे ब्रजेश अग्रवाल साहब ने ये कहा कि स्कूल सिमको का तोड़ा गया। मैं कांग्रेस का गिरधारी तिवारी बीजेपी ने हमने उसका विरोध किया, हमको पकड़ा गया। बीजेपी की एक समन्वय समिति राजस्थान बीजेपी से यहाँ आई, जिसमें लोकसभा सांसद, एमएलए, एमपी सारे लोग थे। इन्होंने सिमको की रिपोर्ट तैयार की। मैं बीजेपी वालों से पूछता हूँ कि जो स्कूल तोड़ने की, क्वार्टर तोड़ने की, फैक्ट्री बंद करने की जो बीजेपी की जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट है कहाँ? निश्चित रूप से बीजेपी ने लगातार इसमें धरने, प्रदर्शन जो कुछ कर सकते थे, अब प्रदेश में रिपोर्ट है कहाँ? रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष के पास है, पर स्थानीय प्रदेश अध्यक्ष रिपोर्ट दबा के रखे हुए हैं। स्थानीय यूनिट ने लगातार विरोध किया है। भरतपुर की जो भारतीय बच गई सिमको, नहीं अब तक वहाँ प्लॉटिंग हो जाती है। कहाँ है? इनकी मंशा ये थी कि स्कूल खत्म करके वहाँ प्लॉटिंग। रिपोर्ट का है, रिपोर्ट का है, रिपोर्ट का है। लोगों को बता दें, यहाँ सिमको की एक फैक्ट्री थी, सिमको की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, उसको लेकर ये बहस चल रही है। मैं रिपोर्ट बताता हूँ कहाँ है। रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष ने उसको फाड़ के फेंक दिया टीटागढ़ प्रबंधक के कहने पर। रिपोर्ट में ऐसा क्या था? मैं कह रहा हूँ फेंक दी। आप तक कार्रवाई भारत सरकार ने इस फैक्ट्री के खिलाफ नहीं की, कौन जिम्मेदार है? चीफ सेक्रेटरी को भेजिए रिपोर्ट, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी पे रुकवाइए। आप लोगों की मंशा सफल नहीं हो। गिरधारी जी कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के पास रिपोर्ट, गिरधारी जी कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के पास रिपोर्ट है। कौन सही बोल रहा है? कौन सही बोल रहा है? अगर क्वार्टर तोड़े गए तो हमने विरोध किया, ग्राउंड खोदा, रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष के पास है। प्रदेश अध्यक्ष ने डायरेक्शन दिया स्थानीय यूनिट को, संघर्ष करो वहाँ का। हमने संघर्ष किया। तो रिपोर्ट की बात, भारत सरकार को जो रिपोर्ट भेजनी चाहिए थी वर्तमान मिनिस्टर का, अब सुनिए, कभी भी आपने अपने जीवन में इतने राजस्थान में गए होंगे, मैं भी अधिकारी रहा हूँ, कोई अधिकारी अपनी अधीनस्थों के खाते में राजस्थान सरकार के खाते से सीधा पैसा ले जा करके उनके खाते में करोड़ों रुपए शिफ्ट कर दे और उस पैसे को खा जाए, ऐसा एकमात्र भरतपुर का ही मंत्री है। जबकि कोई अधिकारी अगर भ्रष्ट है भी तो वो भ्रष्टाचार का तरीका ये है कि काम देके। आप लोग बताइए, ये करप्शन के आरोप लग रहे हैं, करप्शन की बात है, बीजेपी कह रही है, कांग्रेस वाले कर रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी कह रहे हैं। और जो भी है साहब, ये तो यही जाने जो भी है रोज यहाँ पे वोट डालते होगे ना आप? डालते हैं साहब। किस मुद्दे पर डालते हो? हम तो सब कांग्रेस के मुद्दे पे डालते हैं। कांग्रेस को डालते हो ना, बीजेपी के नहीं। आप पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है और पूरा भ्रष्टाचार से दुनिया ये खराब हो। आप क्या करते हो? हम बेलदारी करते हैं, बेलदारी करके बच्चों को पाल रहे हैं, ये देख, और कोई रोजगार। एक सेकंड। हाँ, एक्चुअल में क्या है, अभी ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले लक्ष्मण मंदिर पे गोली कांड हुआ था, एक भी कांग्रेस का प्रत्याशी या कोई नेता वहाँ पहुंचा क्या? उनके पास बीजेपी के सभी लोग पहुंचे थे वहाँ। चलिए, इतने सारे मुद्दे हैं, एक सेकंड सर, इतने सारे मुद्दे हैं, रोजगार है, लॉ एंड ऑर्डर है, बेरोजगारी है, ड्रेनेज की साफ सफाई है, सड़कों को लेकर मुद्दा है, नहर की साफ सफाई है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस को याद आती है जातीय जनगणना कराने की चुनाव के वक्त में। ऐसा क्यों? ऐसा है सर, जाति जनगणना एक क्या है कि इस देश के अंदर बहुत बड़ा इशू है। इशू क्या है कि इसको एक जातिगत आधार पर एक देश इशू चुनाव से पहले आपको याद आया? मैं एक चीज कह रहा हूँ, 70 साल से नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 70 साल से क्यों नहीं कराई इन्होंने? सरकार तो इनकी रही है। बताइए। बिल्कुल, देखो, सपने भरतपुर की जनता को सपने बेचे गए। भरतपुर को पर्यटन के मानचित्र, जातीय जनगणना ये ध्यान भटकाने के लिए केवल चुनावी सपूका है, केवल चुनावी सपूका है। पूछो जातीय जनगणना में क्या मुस्लिमों की जाति भी अलग अलग है?
उनको भी लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? केवल हिंदुओं को ही बांटने के लिए ये जाति गणना की जा रही है। जाति जनगणना क्यों? और चुनाव से पहले देखो जी, ऐसा है कि जिस तरह से ये जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, ये लोग इस देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मात्र एक मोदी जी को लेकर चुनाव लेते आते हैं। मैं भरतपुर की बात करता हूँ। तो भरतपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और भरतपुर में लगातार बहस चल रही है इस बात को लेकर कि यहाँ मुद्दे क्या हैं। दरअसल मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन उन मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कई बार सियासी पार्टियां करती हैं, क्योंकि उन मुद्दों का समाधान कहीं ना कहीं कोई भी सियासी पार्टी निकालने में नाकाम रही है। यहाँ मुद्दे लॉ एंड ऑर्डर का है, यहाँ मुद्दे महिला सुरक्षा का है, बेरोजगारी का है, पुरानी फैक्ट्रियां खुलवाने का मुद्दा है, सड़कों का, ड्रेनेज का, नहर की साफ सफाई का। लेकिन इन सारे मुद्दों पर किसने पुख्ता काम किया, मुझे एक बात बताइए। ये सारे मुद्दे हैं। हाँ, ये नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, बड़े आदर नहीं है कांग्रेस से भाई साहब। यहाँ पहले पूरे 65 वार्डों की सफाई 9 करोड़ रुपए में होती थी, जिसमें कचरा परिवहन भी था, झाड़ू भी थी, कर्मचारियों तनख्वाह भी थी। अब इन्होंने जब से इनका बोर्ड बना है, एक प्रस्ताव लेके मल्टीनेशनल कंपनी लाए बाहर से, चंडीगढ़ से सफाई कराने के लिए लाए, उसको 20 करोड़ रुपए पर सालाना में दिया, वही ठेका। स्थिति सफाई की पहले से भी बदतर है और ये सुपरविजन करना नहीं चाहते। और इन्होंने 200 करोड़ रुपए लोन लेके, इनकी सरकार थी, इन्होंने कही, मुख्यमंत्री जी ने कही आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। बात बताइए मुझे, सड़कों, ड्रेनेज, नहीं, ये सड़क, ड्रेनेज, ये सारी समस्या, नहर की साफ सफाई क्या बीजेपी के रहते हो गई थी? हाँ, हुई थी ना। हमारे तो सेंट्रल से बजट आया था और यहाँ इसकी एक सेकंड, मैं एक बात बता दूं। सन 1978 में ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्मारक है। स्मारक आने के बाद ये भारतीय सरकार का है, भारतीय पुरातत्व का है, अंडर किसके? भारतीय पुरातत्व विभाग के। मैं ये कहना चाहता हूँ इन लोगों से कि भारतीय पुरातत्व विभाग भारत सरकार के अधीन होने के बावजूद भी आज सुजान गंगा की गिरी हुई नहर की दीवार का क्यों निर्माण नहीं हुआ, क्यों नहीं इसकी सफाई का हुआ? मैं एक ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सुजान गंगा एक जीवनदायिनी थी, आज सुसाइड पॉइंट बन चुकी है। किसने ये इस जीवन दायिनी गंगा को, सुजान गंगा को इस कदर कर दिया है? दावे के साथ कहता हूं, यहाँ पॉलिटिशियन नहीं किया है कोई भी, किसी पार्टी का। ये कोई कांग्रेस और बीजेपी, ये कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं, ये सभी जिम्मेदार हैं। जो भी इन्होंने कहा कि सुजान गंगा पे एक इनका एरिया है जो कि मतलब उनके मतलब केंद्र के अंदर में आती है। अभी इनके मंत्री महोदय ने सारे नियमों को दबाते हुए अभी इन्होंने गांधी पार्क चौपाटी बनाई है, नियम ऐसे उन्होंने कई निर्माण कार्य किए अपने वोटों बनाने के लिए। यहाँ के मंत्री प्रशासन को अपने हाथों में पंगु बनाए हुए हैं। बहुत उदाहरण बता दूं आपको, एक मंत्री के चहेते रिश्तेदार डॉक्टर जो हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, 2 बार इसी ने ट्रैप किया। राजस्थान का पहला ऐसा केस हुआ कि ट्रैप होने के बाद और 10 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को ऊपर से फोन आता है, उसको छोड़ दिया जाता है। इस यहाँ के मंत्री विधायकों ने मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये स्थिति है तो फिर राजनीति ही जिम्मेदार है ना फिर। अब उसमें बीजेपी कांग्रेस आप करिएगा, बीजेपी को भी मौका मिला, कांग्रेस को भी मौका मिला, ऐसा तो नहीं दोनों को नहीं मौका नहीं। बीजेपी ने इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, इस तरह से टूट फूट नहीं थी बीजेपी सरकार में। इसमें काफी सारे काम हुए। यहाँ पे जो रोज आए दिन आजकल मछलियां, राज में करप्शन नहीं था? नहीं सर, करप्शन तो बहुत ही लो लेवल पर था और नहीं ही बोला जाएगा उसको। यहाँ पर बहुत सारी मछलियां मरती थी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सुजान गंगा की जो दीवार गिरी हुई है, पिछले 10 साल के अंदर गिरी हुई दीवार है। आप ये नहीं कह सकते आपने बनाया, चलिए वो पिछली आपने बनाया, सरकार के अधीन है। आपने कितनी चिट्ठियां लिखी भारत सरकार? सुजान गंगा के लिए तो अपने संघर्ष, आपने कितनी चिट्ठियां लिखी? बहुत संघर्ष किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने बहुत संघर्ष किया। सुजान गंगा नगर निगम को हैंडओवर की हुई है, राजस्थान सरकार को हैंडओवर की गई है। ये अपने बॉल उधर केंद्र सरकार के पाले में फेंकते हैं। स्थिति बदतर हालत है, इनके मंत्री की बदतर हालत है। पूरा शहर सड़ा हुआ है, कुछ दलाल काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का आलम है। रीट की चीट का मुद्दा लो, चाहे भरतपुर की फैक्ट्रियों को बेचने का मुद्दा लो, चाहे ये भरतपुर को पर्यटन के मानचित्र पर लाने का मामला हो, हर चीज में मंत्री फेल हुआ है। बीजेपी राज्य का विकास देखिए, भरतपुर संभाग बना, यूनिवर्सिटी बनी, मेडिकल कॉलेज आया, इंजीनियरिंग कॉलेज आया, विकास भरतपुर का बीजेपी राज्य में हुआ है। एक दूसरे पे प्रत्यारोप करते रहते हैं। कबीरदास ने कहा था, चलती चाकी देख कर रहा कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में
बचाना साबित को। ये कांग्रेस और बीजेपी दो पार्ट हैं, एक दूसरे पर आरोप करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बीजेपी का एक गिरदारी तिवारी आंदोलन करता है और यह एक कांग्रेस का इंद्रजीत भारद्वाज करता है। यहाँ पर कोई नहीं है। इनको पट्टा कैसे मिले? कच्चे गुंडे आज तक नहीं है अधिकारियों को फर्जी पट्टे पे अभी जो बनाए हैं। कल वो आचार संहिता लगने से पहले मंत्री जी दौड़े दौड़े गाड़ी में जा रहे हैं, कभी ये पीता कभी पीता, बांट तो दिए, लेकिन अब उनको लेके डोल रहे हैं लोग। 10-10 चक्कर लगा, उनमें मोहर ही नहीं लगी है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा भरतपुर का? मुझे एक बात बताइए, बीजेपी और कांग्रेस से ऊपर उठकर जो मैंने महसूस किया, आम महिलाओं से बात की, आम युवाओं से बात की है। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी। बाकी करप्शन को लेकर आप दोनों एक दूसरे पर बॉल फेंक सकते हैं, लेकिन इस पर बॉल नहीं फेंक सकते क्योंकि आपकी सरकार है। रोजगार चली, उन्होंने नहीं दिया, आपने क्या किया 5 साल में? आपने सुरक्षा की बात क्यों नहीं की? मैं ऐसा सबसे पहले बता दूं, भरतपुर के अंदर कांग्रेस का विधायक नहीं है, लोक दल का है। पहले तो अपने आप को करेक्ट करें। तो आपका ही है। सहयोग नहीं है, मैं आपको बता दूं, लोक दल का बीजेपी का सहयोग उत्तर प्रदेश में है। दोनों नामों में पैर उनके। कितने मंत्री हैं भरतपुर से सरकार में? एक सुनिए, मैं भरतपुर की बात, मुझे बताइए, मैं भरतपुर की बात कर रहा हूँ। मैं नगर निगम क्षेत्र का नेता, मैं पूरे, अरे फिर भी कह रहा हूँ, मैं भरतपुर की बात कर रहा हूँ। भरतपुर से आपकी सरकार में 6 मंत्री। मैं भरतपुर की बात करूँगा, मैं पूरे जिले की बात कर रहा हूँ। नहीं है भरतपुर का एमएलए नहीं, जिस जिले से 6 मंत्री। मेयर कांग्रेस का है कि नहीं आपका? मेयर कांग्रेस का है कि नहीं? मेयर कांग्रेस का है ना? आप ईमानदारी से बता दो, सफाई में घोटाला है कि नहीं? आपकी जो ड्रेनेज में घोटाला है कि नहीं? जिस सफाई की बात कर रहे हैं, उस सफाई को ठेका स्वीकृत कराने के लिए चंडीगढ़ माननीय नेता प्रतिपक्ष गए थे। ये चंडीगढ़ गए थे कांग्रेस के दल में, और इन्होंने करप्शन को लेकर यहाँ पर ऐसे आरोप लगते हैं। करप्शन को लेकर आरोप लग रहे हैं, लेकिन धर्म की बात कर, राशन का सबसे ज्यादा फायदा नहीं। धर्म की क्यों बात कर रहे हैं? एक हनुमान जी की मूर्ति को कांग्रेस सरकार ने तोड़ा, प्रस्तावित की हुई मूर्ति को तोड़ के, और उसको उसी 17 लोगों को नोटिस दे के, और हिंदू धर्म की खातेदारी की जमीन को आज हनुमान जी को उठाने के बाद उस जमीन को भी मुस्लिम बना के और उसको बता दिया कि ये जमीन हिंदू की थी, राम सिंह जी के नाम से पट्टा था, खातेदारी थी, उसको लेके आए मंदिर में। मैं ये कह रहा हूँ सरकारी जमीन पर पट्टा, ये तो कम से कम वो अलग बात है। हाँ। आप मंदिरों पर अतिक्रमण करके सुरक्षा करने में नाकाम रही सरकार। मंदिरों की ऐसा है कि मंदिरों का जो कह रहे हैं आप, श्रीमान जी, मैं पूछना चाहता हूँ, जयपुर के अंदर जो बीजेपी सरकार में मंदिर हटाए थे कि नहीं हटाए थे? तोड़ दे। असली ये धर्म के नाम पे राजनीति का एक सबका फैला, जाति ला रहे हैं, जाति जनगणना में कराने की बात जाति गणना की इतना मुझे जानकारी उसकी नहीं है, लेकिन जहाँ धर्म की बात कर रहे हैं, अरे असली धर्म के नाम पे वोटों की राजनीति करते हैं। हनुमान जी की मूर्ति को एक समुदाय के व्यक्ति के झगड़े में मौत होने पर, कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, एक समुदाय के व्यक्ति को 2 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए दिए जाते। एक समुदाय के व्यक्ति को 2 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए दिए जाते, और कन्हैया की गर्दन काटने पे 5 लाख रुपए दिए जाते। ये कांग्रेस सरकार। मुझे लगता है कि धर्म की अगर बीजेपी बात करेगी तो इधर जाति की बात हो रही है, जाति जनगणना की याद आ रही है कांग्रेस को, इतने दिन नहीं याद आई। जाति और धर्म से अलग जनता कह रही है कि साहब हमारी सुरक्षा की बात करिए, युवा कह रहे हैं हमारे रोजगार की बात करिए, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सड़कों की बात कीजिए, जो पहले ही लोगों ने कहा, सुजान गंगा नहर की सफाई की बात कीजिए, ड्रेनेज की बात कीजिए, लेकिन उन सारी बातों से ध्यान हटाकर सियासी पार्टियां ले आती हैं धर्म और जाति पर। यही फिलहाल मौजूदा सियासत है, लेकिन राजस्थान के रण में हम लगातार घूमते रहेंगे, अलग अलग जिलों में। भरतपुर का मिजाज हमने भापा, आगे भी आपको लिए चलेंगे अलग किसी और जिले में अगले पड़ाव पर। इलेक्शन एक्सप्रेस लगातार जारी है। नमस्कार।